नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत में, जहां पर बड़े बड़े मुद्दे आपके लिए हर रोज हम लेकर आते हैं। जी हां, शो का नाम सबसे पहले आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से देखने को मिल रहा है। पहली बड़ी खबर जिसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी। जी हां, जेल रिटर्न केजरीवाल। जी हां, जनमत का आज का पहला मुद्दा है कि भाई आखिर केजरीवाल को जो जेल से एक तरीके समझिए इंटरिम जो यहां पर बेल मिली है उसका कितना फायदा। ये तो अपनी जीत बता रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन सच्चाई क्या है, वापस भी तो जाना है। इतनी बड़ी जीत है कि नहीं, हमारी एनालिसिस के माध्यम से समझिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोदी का पलटवार किस मामले में। भाई आखिर पाकिस्तान प्रेम विपक्षी पार्टियों का बार बार क्यों जाहिर होता है, और इतना बार बार अगर इसको बोला जाएगा तो पलटवार तो मिलेगा ही। मोदी का पलटवार क्या है वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन, मैं बार बार कहता हूं इसका पीओ हट जाना चाहिए, कि खाली के रहना चाहिए, यानी कश्मीर रहना चाहिए, वो भी भारत के पास। वहां पर क्या प्रदर्शन हुआ है, क्या पीओ हटने वाला है पीओके में, वो आपको बताना हमारा कर्तव्य है। आगे बढ़ेंगे, फिर यूएन में फिलिस्तीन आखिर कैसे, क्यों, क्या फायदा हुआ है फिलिस्तीन को, क्या भारत की उसमें कोई सहभागिता रही है, वो भी आपको समझना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थम गया प्रचार। जी हां, अब चुनाव क्योंकि चरण वाइज हो रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव है, एक बार फिर से चुनाव का प्रचार थम गया है। अब वोटिंग होगी, उसके बाद फिर से प्रचार आरंभ होगा अगले चरण के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनावी वार पलटवार की। क्या कह रही है कांग्रेस, क्या कह रही है भाजपा, दोनों एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये आपको जानना है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान में लव जिहाद के एक संगीन मामले की, जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले फ्लोर ग्राफिक्स में यूएपीए में जमानत मिली है, किसको मिली है, क्या मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, आप ज्यादा बेहतर इसका अनुमान लगाएंगे, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए हम आपको दिखाने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दांव पर हरियाणा सरकार, आखिर क्यों, हरियाणा सरकार में क्या हो रहा है, यह भी आपको जानना होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा संकट है सियासत के लिहाज से। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार से करते हैं, जो अब पूरे 48 घंटे के लिए थम चुका है। वहीं इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए ना तो जुलूस और ना ही आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे। साथ ही इस दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर सोमवार यानी 13 मई को चुनाव होगा। इस दिन मतदाता 5 केंद्रीय मंत्री, सोचिए, इस दिन मतदाता 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका परिणाम 1 जून 2024 को आएगा। इस चरण में कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। उन्हें भाजपा के आप सोचिए सुब्रत पाठक चुनौती दे रहे हैं। हरदोई में भाजपा ने सांसद जयप्रकाश को फिर प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश इस बार जीते तो वह 5वीं बार संसद पहुंचेंगे। उनकी घेराबंदी के लिए सपा ने 3 बार की सांसद उषा वर्मा, तो वहीं बसपा ने भीमराव अंबेडकर को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन आज भले ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन आज प्रचार के आखिरी दिन भी पक्ष विपक्ष की बयानबाजियां जारी रही। आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। यहां की जनता गरीबी से जूझ रही है। इतना धनवान प्रदेश, लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? राजशेखर जी और कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी में थी,
और राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकती है। ये जो सीबीआई का मामला था ये बिल्कुल गलत था और इसकी सच्चाई आज आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी का नाम चार्जशीट में कभी नहीं डाला। ये नाम किसी और ने अपने फायदे के लिए डाला। अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है। उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। मोदी जी यहाँ आए थे कल, उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूँ। कहाँ भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहाँ नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। मगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि इंडी अलायंस को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई, इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बदलेंगे। मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात करेंगे पीएम मोदी की, और जिन्होंने ओडिशा के कंधमाल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उनके नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने पोखरण के परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी ओर कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। दरअसल पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कहते हैं संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये मरे पड़े लोग देश के आदमी को भी मार रहे हैं। वे पाकिस्तान के बम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे रखा जाए और वे अपने बम बेचने के लिए खरीदार की तलाशी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता क्योंकि लोग उनकी गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए वो सारी बातें आपको सुनाते हैं। आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था। और आजादी के बाद पहली बार
विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। उड़िया अस्मिता कैसे बचेगी? हम उड़िया अस्मिता को किसी के यहां गिरवी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और इसलिए बीजेपी ने ठान लिया है कि वो उड़ीसा को इन संकटों से निकाल करके ही रहेगी। और भाइयों बहनों, आपको डायरी रखते हैं तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा की सरकार है जिसने पहली बार एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज ओडिशा की बेटी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र का गौरव है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र को दिशा दे रही है। ये उड़ीसा का गौरव हमारे लिए है। तो देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। और जब पाकिस्तान की बात आई तो सीधा सीधा बोला कि डरे हुए लोग, मरे हुए लोग, तमाम बातें। हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी जरा देख लीजिए। हमने आपसे प्रश्न पूछा और आपका जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आपने पोल में भाग लेकर दिया। हमारा प्रश्न था, पाकिस्तानी एटम बम से डरा रही है कांग्रेस? लगभग 90% लोग कह रहे हैं हाँ, 11% लोग कह रहे हैं ना। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ही कहूंगा एक तरीके से कह रही है कि हाँ, ये सत्य है, पाकिस्तान के एटमी बम से कांग्रेस डरा रही है। पाकिस्तान को डराना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का डराने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर अब है पीओके से। जी हां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। जी हां, आजादी मांग रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने सुना है, एक तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए घाव बनता जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में भी आजादी की मांग उठने लगी है। जहां पाकिस्तान से लेकर रहेंगे आजादी के नारे जगह जगह गूंज रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान तनाव में है और इस आंदोलन को कुचलने की पुरजोर कोशिश में जुट गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पीओके में गूंज उठी है आजादी की मांग। पीओके में आलम यह है कि 11 मई से पहले ही पीओके के कई हिस्सों जैसे कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ददियाल, गिलगित बाल्टिस्तान, तत्तापानी और सुदनौती में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाना नहीं है, आटा दाल नहीं है और बिजली कटौती चरम पर है। चारों तरफ भुखमरी फैली है और लोग मर रहे हैं।
वहीं भारत के सेव शारदा संगठन ने भी पीओके के लोगों की मांगों का समर्थन किया है। हालांकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी बल के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। लेकिन पीओके के कई हिस्सों में हो रहे इस कथित शांति प्रदर्शन ने अब हिंसा का रूप ले लिया है। पाकिस्तान ने यहाँ होने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पंजाब प्रांत से भारी संख्या में फ्रंटियर कोर सुरक्षा बलों को तैनात किया है। साथ ही रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स को भी यहाँ भेजा है, जिससे यहाँ के लोग उग्र हो गए हैं। वहीं ददियाल के व्यापारिक संघों ने व्यापार और परिवहन को पूरी तरह बंद करने का आह्वान भी कर दिया है। पीओके स्टेट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य शौकत नवाज ने बताया कि पीओके के सरकार के कहने पर पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और धारा 144 लगा दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम सस्ता आटा और सस्ती बिजली चाहती है, जो गरीबों का हक है, लेकिन सरकार हमें ये मुहैया नहीं करा रही है। आवाज उठाने वाले लोगों की धरपकड़ हो रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार जिस तरह से यहाँ दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें पूरी दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य मानवाधिकार संगठनों से अनुरोध किया कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें और यहाँ के बिगड़ते हालात को संभालें। वहीं पीओके में इस लॉन्ग मार्च का समर्थन कर रहे लोगों को पाकिस्तान की तरफ से बकायदा लोगों को फोन पर धमकियां भी दी जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें भी पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आई थी और उसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्हें धमकी दी। वो बताते हैं कि कई लोगों को इस तरह की धमकियां आई है। जेएसी ने इस बार पीओके के मुद्दों को हल करने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, देखा आपने कितने उत्साहित हैं पीओके के लोग, और पाकिस्तान से इनको कश्मीर पूरा चाहिए, लेकिन इनसे जितना इनके पास है वो तो संभल नहीं रहा और पूरा देश तो वैसे ही बहुत जल्द टूट जाएगा। लेकिन चलिए, आप आते हैं पोल पर बात करते हैं, जो पोल हमने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया था, जहां पर आपने अपना कीमती वोट दिया है, कीमती मत दिया है जनमत में। प्रश्न था, पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहिए पीओके, देश की जनता, दुनिया की जनता क्या चाहती है? 94% बोलती है हाँ, 6% लोग कहते हैं नहीं निकलनी चाहिए। तो देखिए, हमें सभी देखते हैं, खाली ये नहीं कि चाहने वाले देखते हैं देश को ना चाहने वाले भी, हर कोई हमें देखता है। तो यहां पर पोल का रिजल्ट आपने देखा, 94% लोग कहते हैं पाकिस्तान के चंगुल से पीओके निकलना चाहिए और भारत में आ जाना चाहिए बहुत जल्द इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनमत का अगला मुद्दा जो है फिलिस्तीन का करते हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है, जिस पर कल यानी शुक्रवार 10 मई को यूएन में वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था, जिस पर बड़ी खबर यह है कि भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। जी हां, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने में एक वोट भारत का भी है, जिसके बाद इजराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और फिलिस्तीन को इससे क्या फायदे होंगे, ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे, तो वहीं 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है।
संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डान ने वोटिंग की निंदा की और कहा कि यूएन अब एक आतंकवादी का स्वागत कर रहा है। एर्डान ने कहा कि यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया में कोई भी अत्याचारी अपना सर न उठा पाए। आज इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक आतंकवादी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका नेतृत्व हिटलर के समय किया था। आपको बता दें, यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर रहे। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की ये दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत में संक्रमण के समान फैल रहा लव जिहाद इन दिनों मजहबी जिहादियों के लिए खेल बन गया है, जहां जिहादी नाम बदलकर हिंदू युवतियों को अपना शिकार बना रहे हैं, हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और मजहब के नाम पर हिंदू युवतियों के साथ अपहरण से लेकर हत्या तक हर वो काम कर रहे हैं जिसे रोकने में फिलहाल भारत का कानून बेबस नजर आ रहा है। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर के शिप्रापत थाने का है, जहां सलमान खान नामक एक 8वीं फेल जिहादी ने सांगानेर की रहने वाली एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया और जिसने नाम बदलकर पहले युवती को अपने घिनौने मकसद का शिकार बनाया। उसके बाद उस जिहादी ने हिंदू युवती को डरा धमकाकर उसका अपहरण भी किया था। वहीं जब पीड़िता के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिप्रापत थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से पीड़िता को मुक्त कर जिहादी सलमान खान को गिरफ्तार किया। अभी तो वैसे ये मामला अनुसंधान में है और इसमें जो पीड़िता है उसके 164 के बयान करा दिए हैं कोर्ट में। तो उसने स्वीकार किया है कि इसने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर और कुछ रुपयों का भी लेन देन हुआ है और बलात्कार की भी बात है। तो इसमें इस युवक को, सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और आज कोर्ट में पेश करके इसका पीसी रिमांड लिया गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जिहादी सलमान खान की नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज असंख्य सलमान खान जैसे जिहादी घूम रहे हैं जो आए दिन अपने गंदे मजहबी इरादों से हिंदू युवतियों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए भारत में कड़े कानून की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। के खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है क्या, ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है, कड़े कानून की आवश्यकता है। 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया। जनमत में अब बात इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी अब्दुल सुभान कुरैशी की करते हैं, जो 2008 में गुजरात के कर्णावती में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, जो 21 बम धमाकों की एक ऐसी दर्दनाक श्रृंखला थी जिसने 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि के भीतर पूरे शहर को दहला कर रख दिया था। जिन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। इसी भयानक हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी कुरैशी अब जेल से बाहर आ रहा है, जिसे अब दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA मामले में वैधानिक जमानत दे दी है। इसी खबर पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। अब्दुल सुभान कुरैशी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक, वो खतरनाक आतंकवादी जिसे भारत का लादेन भी कहा जाता है, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA मामले में वैधानिक जमानत दे दी है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इसे CRPC की धारा 436A के तहत प्रदान की गई ऐसी राहत को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। इस दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने हिरासत में बिताई गई अवधि और मामले की दलीलों सहित तथ्यों पर विचार करने के बाद उस आतंकी कुरैशी को राहत दे दी है।
जिसके अपराध की गंभीरता और उसके पिछले आचरण को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2023 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो 2021 में दर्ज एक मामले में आरोपी है और 2018 में एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद उसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आईपीसी की धारा 153A, 153B के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120B और यूएपीए की धारा 10 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो आतंकी संगठन सिमी का भी सदस्य था, जिस संगठन पर साल 2001 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। आतंकवादी अब्दुल कुरैशी भारत के ओसामा बिन लादेन के नाम से कुख्यात है, जो 2008 में गुजरात के कर्णावती में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड भी है, जो 21 बम धमाकों की एक दर्दनाक श्रृंखला थी, जो 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि के भीतर शहर में हुई थी, जिन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसी भयानक हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी कुरैशी अब जेल से बाहर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। खबर को आपने देखा और खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न जान लीजिए, यूएपीए में आतंकी कुरैशी को मिली जमानत सही है या नहीं? सही है तो हाँ में, नहीं है तो ना में। 15% लोगों ने केवल हाँ में बोला है, 85% लोगों ने यहां पर ना में जवाब दिया है। तो जनता का मत जनमत में यह कहता है कि यूएपीए में आतंकी कुरैशी को मिली जमानत सही नहीं है। चलिए जनमत में अब चलते हैं हरियाणा की ओर, जहां 3 निर्दलीय विधायकों ने बड़ा सियासी दांव खेला है, जहां कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार को गिराने के लिए सारे दांव चल चुकी है, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी रणनीतियां तैयार कर रखी हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में लोकसभा सीटों को साधने का दावा करने वाले सीएम सैनी अपनी पार्टी को विधानसभा में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के लिए बीजेपी का सियासी घमासान इतना आसान नहीं होने वाला है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनावों के शोरगुल के बीच इन दिनों हरियाणा में बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आ रही है, जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गई है, जहां 3 निर्दलीय विधायकों को बीजेपी से तोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा सियासी दांव खेला है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल निर्दलीय व जजपा के विधायकों को साधने में जुटे हुए हैं। इससे पहले इन दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन अब हरियाणा में बिगड़े समीकरण के बाद वे विधायकों के साथ 1-to-1 बैठकों में व्यस्त हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने सरकार गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जहां कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने इरादों को साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। हम आज गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। गवर्नर साहब किसी काम से उन्होंने तेलंगाना जाना था और उनके सेक्रेटरी को हमने मेमोरेंडम दिया। We were to put on record कि प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इस सरकार को डिसमिस किया जाए, क्योंकि विधायकों का समर्थन ये सरकार खो चुकी है। विश्वसनीयता जब भी बनी रहेगी जब एमएलएज की जो मेजॉरिटी है आज सरकार के विरोध में है और सरकार अपनी तर्क देके, किसी भी ऐसे तर्क को देके और इस चीज के लिए कि आज सरकार में उसके पास बहुमत है, उससे बच नहीं सकती। मैं समझता हूं कि इस चीज की अत्यंत आवश्यकता और इसीलिए आज हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेमोरेंडम जो है, हमने गवर्नर महोदय से समय मांगा था और आज
उनसे मुलाकात करने के लिए स्वयं आए थे। आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा के इन तीखे तेवरों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो हरियाणा में सरकार गिराने के इस मौके से चूकने नहीं वाले, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी रणनीतियां तैयार कर रखी हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में लोकसभा सीटों को साधने का दावा करने वाले सीएम सैनी अपनी पार्टी को विधानसभा में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सैनी अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए, खबर आपने देखी, हरियाणा के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर। यहां पर पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, हरियाणा में कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी है बीजेपी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 32% लोग मानते हैं हाँ फंसी है, लेकिन 68% लोग कहते हैं नहीं फंसी है, लेकिन चक्रव्यूह तो है ऐसा लग रहा है। 32% लोगों का ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। जनता का मत जनमत में ये आप ही का पोल है जिसमें आपने भाग लिया है, आपका मत हमने यहां पर दिखाया। जनमत में अब हम बात करेंगे चौथे चरण के चुनाव से पहले अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। करीब 50 दिनों के बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल के सिर पर 20 दिनों के बाद वापस जेल जाने की तस्वीर भी वो लगी हुई थी। आप ये देखिए, उनकी पीड़ा, उनका तनाव और उनके अंदर चल रहे उथल पुथल को समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो बात वो बोल रहे हैं, अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे हम उनका आकलन करते हैं। कानून के जानकार तो उनकी जमानत के आधार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए जो तर्क दिए थे, कोर्ट द्वारा उसे नजरअंदाज करने पर भी बहस जारी है। केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन शर्त की बेड़ियां उनके पांवों में बंधी है। वो आजाद तो हुए हैं, लेकिन उड़ने के लिए जो आक्रोश उन्हें दिया गया है उसकी सीमा तय कर दी गई है। क्या है खबर, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के लिए शर्त के साथ अंतरिम बेल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच सुपर पॉलिटिकल सैटरडे देखने को मिली, जहां एक ओर अरविंद केजरीवाल बीजेपी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा इसका दावा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूछ रही थी कि जेल तो गए, लेकिन आपका उत्तराधिकारी कौन है ये नहीं बता पाए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, प्रधानमंत्री रहेंगे ये तक बताने वाले ये न बता पाए कि जब वो जेल में थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बातें करने वाले खुद मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे और ये ना बता पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 10 मई की शाम को तिहाड़ से रिहा हो गए। कोर्ट ने शर्त के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान उन्हें सिर्फ प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। शराब नीति से संबंधित फाइल नहीं देखेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। साथ ही बीजेपी को लेकर कई दावे किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। अगर पीएम मोदी चुनाव यह जीत गए तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अगले साल 17 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद वो अमित शाह को पीएम बनाएंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया।
अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के बयान का जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे, भले ही वो 75 साल के हो जाए। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। तो वही बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम के भाषण में शराब का असर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से एक बात सही निकली कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद कौन होंगे ये भी बता दिया, लेकिन जेल जाने वाले ये नहीं बता पाए कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने खबर देखी, इस पर आपने पोल के माध्यम से जो जवाब दिया था वो भी आप देख लीजिए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत सही या नहीं? अगर सही तो हाँ, तो केवल 13% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 87% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो प्रचंड बहुमत कह रहा है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत सही नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, जनमत में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, जिनकी तैयारियां मौजूदा लोकसभा चुनावों को देखते हुए जोरों पर हैं, जिनको लेकर उन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा से बात करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिनके जग माही तिन कछु जग दुर्लभ नहीं, इस सोच को, इस विचारधारा को लेकर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विकास की नई नई गाथाएं, नई नई पटकथाएं लिख रहे हैं। आज हमारे बीच इस चुनावी सभा के बाद गाड़ी में मौजूद हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2019 के बाद में आज मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इतना हंसमुख, इतना मनमोहक जो आपका स्वभाव है, एक तो ये कि मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं आप में कोई ईगो या ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, तो उसमें रामायण और महाभारत का क्या आपने उनसे सीखा है? हमेशा आपके उसमें वेदांत और रामायण और महाभारत की बातें झलकती हैं। प्लीज देखिए, हमें गर्व है कि अतीत की ये घटनाएं ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है। कांग्रेस इनको काल्पनिक बताती हुई भ्रम पैदा करती है, अश्रद्धा पैदा करती है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं अपने जीवन काल में ऐसे सभी धार्मिक संदर्भों को याद करके इनसे नए समय में कैसे सीख सकते हैं उसकी रास्ते ढूंढता हूं। और मैं क्या, पूरा देश मानता है, कांग्रेस के मानने नहीं मानने से कोई बचता नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस भी सबक लेगी इन सब बातों से। सुदर्शन न्यूज ने मध्य प्रदेश की जमीन पर जाकर एक चीज देखी है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का और अच्छाइयों का कैसे लाभ पहुंचे, उन लोगों को अच्छी योजनाओं से, पार्टी की विचारधाराओं से कैसे कनेक्ट किया जाए, उन सारी चीज़ों को जमीन पर, धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उतारा है। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, इस चीज़ में डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति है उसके अनुरूप आप कैसे कर पा रहे हैं काम मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण की इतनी बढ़िया पद्धति है कि कार्यकर्ता उस बात को समझता है कि जो हमारा उद्देश्य अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, और इसी नाते से लगातार हम काम करें। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या हमारा स्वयं का उदाहरण है कि हम बहुत गरीब या सामान्य परिवार से निकल के आते हैं। ऐसे में इसके कष्ट तो हम ही जानेंगे, ये नेहरू परिवार कैसे समझ सकता है। इसीलिए कांग्रेस इस सब जड़ों से कट गई और कांग्रेस बहुत लिमिटेड हो गई, बहुत थोड़ा सा उसका आधार रह गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। इसका बड़ा कारण ही है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करती है। और जनता की लोक हितैषी योजनाओं के आधार पर जनता की जिंदगी में नीचे बदलाव कैसे आए, सरकार के माध्यम से उनके अंदर कैसे
कष्ट कम से कम हो, उनके जीवन में सुख आए, उनका सुख का सवेरा देखे, ये लगातार प्रयास करने की जरूरत है। एक दिन की बात नहीं है। इसलिए हम लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं के यथार्थ में उतारते। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा मकान अगर कहीं बने हैं तो मध्य प्रदेश में बने हैं। सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश हुआ है। तो कृषि विकास दर के माध्यम से विकास दर के मामले में एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी रेखा से 2 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। सर, जनसंख्या नियंत्रण का लिए कानून की आवश्यकता आ गई है देश में क्या? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण केवल एक ही धर्म का होगा, ये और गलत बात है। हमने आज ये जो रेशो देखा है कि हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, बहुत चिंता का विषय है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरकार ये जो गलत प्रयासों के कारण से कांग्रेस ने गलत बात को प्रोत्साहन दिया। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी लगातार अगर गिर रही है तो थोड़ी चिंता का विषय तो है ही है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीफ ही है। मणिशंकर हो या कांग्रेस हो, ये सब एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी पाकिस्तान, मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान, हम आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। अरे जो आतंकवाद की जननी, उससे क्या बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के मामले में जो मोदी जी की नीति रही कि घर में घुस के एक बार नहीं 2-2 बार जो मार करके आए, यही सही रास्ता है। आतंकवाद को बढ़ावा देना कतई उचित नहीं। और पाकिस्तान के अतीत के जो हमारे संबंध हैं वो सबके सामने है। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद थे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। तो चलिए इसी के साथ आज के जनमत के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दों के साथ हर रोज आपके लिए हम लाएंगे जनमत। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।